राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेक्चर 4 में। जो बाकी बची हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने पास हैं, 6 प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली हैं सेकेंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में। जो बाकी 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास बची हुई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इस 4th वाले लेक्चर में। और काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर बनने जा रहा है। तो मैं लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूंगा, बेटा सारे बच्चे क्लास में बिल्कुल अटेंशन होके बैठिए, सारे बच्चे अच्छे से लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे काफी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा। तो अपनी 3 चीजें खोल के क्लास में बैठ जाइए। 3 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहली आंख, दूसरा कान और तीसरा दिमाग। ये 3 चीजें खोल के बैठ जाइए। और काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर पढ़ने के बाद जो है एक भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हें नहीं आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, जहां पर हमारे पास ये जो 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है कलर कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहां पर टॉपिक डाल रहा हूं बेटा अपने पास कलर कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज को, यानी कि कलर कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स। इस बात को समझते हैं कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट कलर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। इसमें हम अच्छे से समझ लेते हैं इसको कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर अगर बना रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो वो कलर क्यों शो करते हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं बेटा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर अगर शो कर रहे हैं तो उसका कारण होता है बेटा यहां पर बिकॉज इट शो डीडी ट्रांजिशन, है ना, ड्यू टू डी ट्रांजिशन shown by due to dd transition shown by unpaired electrons। ठीक है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैं नंबर n से रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर n, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जब डी ट्रांजिशन होता है, इसी वजह से जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हमारे पास सवाल जब आएगा कि पूछेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, उसका सिंपल सा जवाब तुम्हारे पास रहने वाला है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन शो करता है, और कौन शो करता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है। अब थोड़ा सा इस डी ट्रांजिशन को समझ लेते हैं। वैसे तो डी ट्रांजिशन अपने पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा अच्छे से है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं डी ट्रांजिशन का मतलब, है ना। अगर मैं यहां पर डी ट्रांजिशन के बारे में बात करता हूं बेटा, डी ट्रांजिशन, है ना, इसको समझना थोड़ा सा ध्यानपूर्वक डी ट्रांजिशन को। ठीक, डी ट्रांजिशन क्या होता है? डी ट्रांजिशन केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही शो करेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा। वो किस तरह से, यहां पर समझिएगा बेटा। हमें इतना ध्यान रखना है कि जो अपने पास डी ऑर्बिटल है, ये डी सबशेल अपने पास, ये डी सबशेल क्या करती है, ऑर्बिटल में टूटती है, स्प्लिट करती है ना। मान लीजिए ऊपर ये गया Eg, 2 ऑर्बिटल ऊपर गए Eg, और 3 ऑर्बिटल मान लीजिए नीचे रहे T2G। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काफी अच्छे से इसे बताया जाता है। ये स्प्लिटिंग हो गई कि यहां पर जो है 3 ऑर्बिटल नीचे गई हैं जिसको T2G नाम देते हैं, और Eg यानी कि जो 2 ऑर्बिटल ऊपर गई हैं उसको Eg नाम देते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। जब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो वहां पर T2G ऊपर चले जाता है और Eg नीचे रहता है। तो ये हम केवल अभी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देख रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं बेटा ये T2G जो नीचे है, ये वाली ऑर्बिटल लोअर ऑर्बिटल होती है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ये है। और ऊपर वाली क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ऊपर वाली हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, नीचे वाली लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। अब क्या होगा कि मान लीजिए डी ब्लॉक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डी सबशेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैं बोलता हूं ऐसे कोई डी सबशेल में क्या अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे यहां पर अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं, जैसे मैंने बोला कि ये अपने पास मान लीजिए ये अपने पास जो है, अपने पास डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। ठीक है, ऐसे अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब अगर मैं यहां पर दिखा रहा हूं इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने बोला कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, दूसरा, तीसरा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन्स भी यही आया, चौथा, ठीक, ये 5वां, ऐसा, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मैंने यहां पर दिखाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी दिखाए। यहां पर देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जिसका जोड़ा नहीं बना होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिटल के अंदर, उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये वाला अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी ये दोनों क्या है, ये और ये अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से थोड़ा सा भी एनर्जी मिली तो वो इनिशिएट होकर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए यहां से, मान लीजिए अपने पास कलर रेडिएशन आई, एनर्जी रेडिएशन आई, इसको यहां पर मान लीजिए, यहां पर ये एनर्जी रेडिएशन आई, ठीक, और इस एनर्जी रेडिएशन जैसे यहां पर पड़ी तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था वो एनर्जी गेन करके उसने क्या कर दिया, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। मान लीजिए वो यहां हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, यहां पर वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है, उसने जंप करके क्या गया, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। अपनी लोअर एनर्जी, जो अपनी रियल एनर्जी लेवल है, उसको छोड़ के वो क्या चला गया, हायर एनर्जी लेवल में चले गए। तो यहां पर देखिए जैसे ये हायर एनर्जी लेवल एनर्जी ऑर्बिटल में चले गया, तो अब क्या होता है, इस एनर्जी को गेन करके, ये जो एनर्जी है यहां पर, इस एनर्जी को गेन करके वो ऊपर गया है, ठीक, तो इस एनर्जी को कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी हो जाएगी, तब जाके ऊपर गया है। तो ये क्या है बेटा, एब्जॉर्ब एनर्जी। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है अपने पास एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है। इस एब्जॉर्ब एनर्जी को गेन करते हुए लेकर इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल में गया। जैसे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर थोड़ी देर रहता है, वो ऑर्बिटल उसकी थोड़ी खातिरदारी करती है और फिर ज्यादा देर तक अपने पास वो ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रखती है, क्योंकि उसका तो वो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो वो ऑर्बिटल उसको फिर जहां से आया है उसको वहीं वापस पटकता है। वो क्या करता है, वो ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रॉन को जो ऊपर गया है उसको वहीं वापस पहुंचा देता है, वो जहां से आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो जैसे हम बात करते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल में गया, लेकिन हायर एनर्जी ऑर्बिटल ने बोला तू तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उसने थोड़ी देर तक उसे रखा, उसने पहचाना तू तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और उसने उसको वापस उसी एनर्जी में भेज दिया नीचे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से फिर लोअर एनर्जी यानी कि अपनी रियल एनर्जी लेवल में आएगा, तो जितनी एनर्जी उसने गेन करी थी ऊपर जाने के लिए उतनी एनर्जी वो लॉस कर देगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आया, ये नीचे आया इलेक्ट्रॉन, तो इस एनर्जी को ये क्या करेगा, यहां से इस तरह से लॉस कर देगा। इस एनर्जी को इसने यहां से क्या कर दिया, लॉस। ये लॉस एनर्जी है और इस लॉस एनर्जी को हम बोलेंगे एमिशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, एमिशन एनर्जी। यहां से क्या कर दिया इसने, यहां से एनर्जी को एमिट कर दिया, इसको हम बोलेंगे एमिशन एनर्जी, ठीक है ना। इसने एनर्जी को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। लेकिन जब ये एनर्जी को एमिट करता है तो एनर्जी को एमिट करता है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल रेडिएशन। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल रेडिएशन, कलरफुल रेडिएशन, ठीक है। यानी कि अगर ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एमिट किस में करता है, कलरफुल रेडिएशन में। कलरफुल रेडिएशन में एनर्जी एमिट करता है। ये एनर्जी एमिट कर रहा है किसमें, कलरफुल रेडिएशन में। यानी कि ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है कलरफुल रेडिएशन में एमिट करता है। तो जब ये एनर्जी को कलरफुल रेडिएशन में एमिट करता है तो वो एमिशन एनर्जी हमारे तक आती है, हमारी आंखों तक आती है, और तब हम उस कलर को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और तब हम बोलते हैं कि इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये इस कलर को शो कर रहा है। जो भी वो कलर एमिट कर रहा होगा, चाहे हम बोले येलो, ग्रीन, रेड, कोई भी कलर अगर वो एमिट कर रहा होगा तो उसको हम देख पाएंगे और तब हम बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स उसी कलर का है, ठीक है बेटा। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। यहां पर रेडिएशन जो होगी ये एब्जॉर्ब रेडिएशन,
एब्जॉर्ब रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला उसे ज्यादा रखेगा नहीं, उसको वापस ही पटक देगा जहां से आया था वहीं। फिर जब नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे आएगा बेटा तो जितनी एनर्जी गेन करके ऊपर गया था उतनी एनर्जी लॉस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल रेडिएशन। ठीक, और वो कलरफुल हमें दिखता है, तभी हम बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो है उसी कलर का है। तो इसको याद रखना, एब्जॉर्ब एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में जाता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो वो उतनी एनर्जी को एमिट कर देता है जिसको हम बोलते हैं वो कलरफुल रेडिएशन के तौर पे एनर्जी एमिट करता है, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स हमें कलरफुल दिखाई देता है, और तभी हम बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स उस कलर का है। तो इस पूरी घटना को ही हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। अब डी ट्रांजिशन किस तरह से, क्या ये पूरी की पूरी डी शब्द है? ठीक है बेटा, ये डी शब्द अपने पास है, ये ध्यान से सुनना, ये डी शब्द है। अब ये ऑर्बिटल में स्प्लिट हुई, ये ऊपर वाली Eg और नीचे वाली T2g। अब ये d ऑर्बिटल है, ये नीचे वाला भी T2g d वाली ऑर्बिटल है, और Eg वाली ऊपर भी क्या है, d वाली ऑर्बिटल है। तो जब ये ऊपर भी d वाली ऑर्बिटल है, ये भी d वाली ऑर्बिटल है, ये भी d वाली ऑर्बिटल है, और ये नीचे वाली भी d वाली ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा, दोनों ही d ऑर्बिटल है। तो जब इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में कूदता है, छलांग मारता है, यानी ट्रांजिशन करता है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन को समझ लेना, डी ट्रांजिशन क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो कलर रेडिएशन को एमिट करता है, यानी कि वो कलर एनर्जी रेडिएशन को एमिट करता है, उसी घटना को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। ये सिंपल सा मैंने तुम्हें अभी समझाने के लिए बोला है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आता है अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो वहां पर समझ लेंगे। तो इसको समझ लेना बेटा, अगर मैं सिंपल डी ट्रांजिशन का मतलब अगर यहां पर बताऊं तो मैं क्या बोलूं, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो वो एनर्जी को एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल रेडिएशंस। दिस फेनोमेना इज नोन एज डी ट्रांजिशन, है ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, when unpaired electrons jump from higher energy level to higher energy level या फिर ऑर्बिटल, है ना, higher energy orbital to lower energy when unpaired electron jump from higher energy orbital to lower energy d orbital, then it emit colorful radiation, then it emit energy in the form of colorful radiation, ऐसा लिख लीजिएगा। then it emit energy, ये एनर्जी को एमिट करता है in the form of colorful radiation, ठीक है। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में आता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल रेडिएशन। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। फेनोमेना इज नोन एज, यहां पर क्या लिख लेंगे, फेनोमेनन इज नोन एज डी ट्रांजिशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डी ट्रांजिशन हम बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि डी ट्रांजिशन अपने पास क्या होता है, ये बात समझ में आई। अब हम बात समझते हैं बेटा कि डी ट्रांजिशन कौन सा करता है, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बात को भी इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। डी ट्रांजिशन शोन बाय
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन यहां पर लिख दूंगा मैं, ओनली, केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करते। जैसे मैं यहां पर बोलूं ये वाले पेयर्ड है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए कि भाई पति पत्नी शादी रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं क्योंकि शादी हो चुकी है, तो फिर पति क्या हो जाता है, पत्नी के साथ बॉन्ड में बंध जाता है, तब वो ज्यादा फ्री नहीं रहता। अगर उसको बाहर से यार दोस्त बोलते भी हैं कि चलो यार एनर्जी देके, मतलब थोड़ी सी भी एनर्जी मिली कि यार चलो यार चलते हैं पार्टी सार्टी करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, उसको पता है कि मैं अगर गया तो फिर बीवी हल्ला करेगी, इसलिए वो इधर उधर नहीं भटकता या फिर इधर उधर के कामों में नहीं उलझता, क्योंकि वो बॉन्ड हो चुका, वो स्टेबल हो चुका है। अब भटकता कौन है, जो अनपेयर्ड हो, जो अकेला हो। अगर उसको थोड़ा भी यार दोस्तों ने बोला चलो एनर्जी देके बोलो चलो, तो वो चल लेगा और फिर वही यार दोस्त उसकी बेइज्जती कर देंगे और वो फिर वही वापस आ जाएगा, है ना। तो यही चीजें होती हैं, यानी कि भटकता वो है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर अनपेयर्ड होता है, जिसका कोई जोड़ा नहीं बना होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है ना। जो अनस्टेबल होता है वो ही बेटा एनर्जी गेन करके आसानी से हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, ये नहीं जाएंगे। तो ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो डीडी ट्रांजिशन है वो केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा डीडी ट्रांजिशन होगा, और जितना ज्यादा डीडी ट्रांजिशन होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कलर दिखाएगा। तो इस बात को भी समझ लेते हैं आगे। इतनी बात समझ में आई। तो इसके बाद जो स्टार पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, इसका बाद जो स्टार पॉइंट लिखवा रहा हूं वो ये है, ठीक है, यानी कि कलर इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनका मतलब है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कलर इंटेंसिटी होगी। यहां पर कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होने वाला है, यहां पर डीडी ट्रांजिशन होने वाला है। यह बात हमें काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि हमारे पास डीडी ट्रांजिशन जो होने वाला है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है बेटा, इस वाले पीछे वाले पेज को अगर हम देखते हैं एक बारी, तो यहां पर क्या है, एक तो एब्जॉर्ब रेडिएशन है और एक है अपने पास एमिशन रेडिएशन। तो यहां पर एब्जॉर्ब कौन सी, इस इलेक्ट्रॉन्स ने कौन सी कलरफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा और कौन सी कलरफुल रेडिएशन को एमिट करा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। स्टार पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की हम बात कर रहे हैं बेटा, इसको समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहां पर है। अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए तुम्हें ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें इस तरह से याद रखना है। ऐसे मैं ट्रिक्स लिख देता हूं यहां पर, ये ट्रिक्स मैं यहां पर बोल रहा हूं। तुमने ऐसा पहले प्लस का साइन बनाना है और फिर इस तरह से इसको क्या कर देना है, ऐसे क्रॉस कर देना है। तो ये अपने पास एक गोल चक्का सा बन गया, ये एक चक्का सा बन गया बेटा, गोल चक्का, ठीक है, इस तरह से। अब इस गोल चक्के पे तुम्हें राइट हैंड फैशन में विबिग्योर लिखना है, विबिग्योर लिखना है, लेकिन इंडिगो को छोड़ देना है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं विबिग्योर, इंडिगो नहीं लिखेंगे, विबिग्योर, इस तरह से विब, इंडिगो छोड़ दिया, ग्योर, इस तरह से ये। तो ये अपने पास कलरफुल रेडिएशन का जो है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो है एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हमें देखने को यहां पर मिलता है। इसको समझना अब कि किस तरह से, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, किसी लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, तो वो एमिशन कौन सा कलर करेगा और कौन सा कलर हमें दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि कोई जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने पास एब्जॉर्ब करके, यानी कौन सी लाइट रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी, रेड। ये विबग्योर का मतलब तो पता है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मान लीजिए इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, एब्जॉर्ब रेडिएशन,
एब्जॉर्ब रेडिएशन। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इस कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में गया, तो अब बताओ वो किस कलर को एमिट करेगा, तो इसके अपोजिट वाले कलर को वो क्या करेगा बेटा, एमिट करेगा। तो ये उसका एमिशन रेडिएशन रहने वाला है, ये उसका क्या रहने वाला है, एमिशन रेडिएशन रहने वाला है। और जब ये एमिशन रेडिएशन रहने वाला है यानी कि कौन सा, ग्रीन, इसी वजह से वो हमें फिर ग्रीन दिखाई देगा। इसका सिंपल मतलब है कि जो अगर रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, इसको यहां पर समझते हैं, मान लीजिए कि ये एब्जॉर्ब वाली एनर्जी रेड कलर की है, ठीक है ना, तो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया तो यहां कैसे कलर दिखेगा उसको, यहां रेडिएशन में उसको दिखेगा बेटा ग्रीन कलर। इस तरह से मैं यहां पर ग्रीन बना देता हूं, ये ग्रीन कलर का उसे रेडिएशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझते हैं। तो ये बातें समझ में आई, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं बेटा अपने पास, कि अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब कलर रेड है तो एमिशन कलर क्या है, ग्रीन, और इसी कलर का वो हमें दिखाई देगा, यानी कि वो हमें सीन इसी कलर का होगा, कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर बात कर रहा हूं मैं कि वो ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करा, तो उसने एमिट कौन सा कलर करेगा बेटा, वो ऑरेंज कलर एमिट करेगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका अपोजिट में क्या है, ऑरेंज। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करा तो फिर दिखेगा कैसे, येलो। तो इसका मतलब हमें इतना समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स जिस भी कलर का होगा या फिर जिस कलर को अगर वो दिखाएगा, वायलेट, ब्लू या कुछ भी कलर वो दिखाएगा, तो उसके अपोजिट वाला कलर वो, इसका मतलब है उसने एब्जॉर्ब करा होगा, उसके अपोजिट वाले कलर रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब करा होगा, तब वो हायर एनर्जी में गया होगा। तो ये बातें, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि मान लीजिए कोई कलर, कोई कॉम्प्लेक्स हमें मान लीजिए येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, किस कलर का दिखाई दे रहा है, मान लीजिए येलो कलर का, तो फिर पूछता है कि बताओ उसकी एब्जॉर्ब कलर रेडिएशन कौन सी रही होगी। तो अगर वो येलो कलर का बोल रहा है कि वो सीन येलो कलर का हो रहा है, तो फिर एब्जॉर्ब कौन सा करा होगा, वायलेट कलर उसने एब्जॉर्ब करा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगर मान लीजिए ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, तो एब्जॉर्ब कौन सा करा होगा, ब्लू। तो इस बात को समझ में आ गया बेटा, इस बात को समझ चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात अपने पास है बेटा। अब हम जैसे यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई कलर इंटेंसिटी, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा डीडी ट्रांजिशन होगा और उतना ही ज्यादा डार्क कलर हमें देखने को मिलता है बेटा। यानी कि कलर इंटेंसिटी में अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो डार्क कलर, यहां पर मैं लिख देता हूं स्टार पॉइंट करके, डार्क कलर हमें तब देखने को मिलेगा, डार्क कलर का कॉम्प्लेक्स तब देखने को मिलेगा जब क्या होगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और लाइट कलर हमें कब देखने को मिलेगा, लाइट कलर हमें कब देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स का लाइट कलर देखने को मिलेगा जब मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या एन लिख लीजिएगा यहां पर, जब मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कलर हमें लाइट देखने को मिलेगा, और डार्क कलर हमें तब देखने को मिलेगा जब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बात समझ में आई, यहां पर ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं बोल देता हूं कि बोलता है भाई किस कलर का वो कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। तो एक बात ध्यान से सुनना, मैं नेक्स्ट स्टार पॉइंट जो यहां पर लिख रहा हूं इसको काफी इंपॉर्टेंट समझ लेना बेटा। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर कलर शो कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर कलर शो कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो डीडी ट्रांजिशन शो कर रहा होगा, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तभी वो डीडी ट्रांजिशन करेगा और तभी वो कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। लेकिन यहां पर मैं बात करता हूं बेटा, यहां पर अगर बात करें कि भाई कलरलेस की अगर बात करें, कलरलेस कब होगा, कलरलेस कब होगा, जब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कलरलेस कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तब वो क्या होगा अपने पास, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स अपने पास क्या होने वाला है, कलरलेस होने वाला है। इस बात को समझ लेगा,
क्योंकि इसमें वो कोई डी ट्रांजिशन नहीं करेगा, डी ट्रांजिशन नहीं करेगा तो फिर कलर नहीं दिखाएगा। इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। मैं यहां पर बोल दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो नॉट शो डी ट्रांजिशन, नॉट शो डी ट्रांजिशन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी नहीं दिखाएगा। दूसरी बात काफी इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं बेटा, अगर कोई बोला कि कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, क्या बोला? कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, कलरलेस, ठीक, कलरलेस बोले या फिर क्या बोले, व्हाइट कलर बोले, कलरलेस बोले या फिर व्हाइट कलर बोले, इस चीज का मतलब सेम है। केमिस्ट्री में कलरलेस का मतलब और व्हाइट कलर का मतलब क्या होगा, यहां पर सेम रहेगा। अगर बोला, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, कि जैसे बोल दिया कि भाई ZnSO4 एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, क्या है? कलरलेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर कलरलेस कंपाउंड है। जबकि CuSO4 अपने पास क्या है? कलरफुल कंपाउंड है। ये कलरफुल बोल दिया कि ये कलरफुल कंपाउंड है। बताइए क्यों? बोला कि भाई ZnSO4 अपने पास कलरलेस है और CuSO4 क्या अपने पास कलरफुल है। बताइए क्यों ऐसा होता है? तो एक बात ध्यान सुनना बेटा, सबसे पहले मैं Zn की बात यहां पर कर लेता हूं। Zn की यहां पर अगर तुम SO4 को हटा दोगे, SO4 को अगर हटा दिया, SO4 2 नेगेटिव में, तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज बच जाएगा? 2 पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन +2 है। और यहां पर अगर मैं कॉपर से यहां पर SO4 को हटा रहा हूं तो यहां पर अगर मैंने बोला कि SO4 2 नेगेटिव गया तो कॉपर पे भी बच जाएगा 2 पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा भाई कि भाई हम बोले कॉपर है और जिंक है, ठीक है, कॉपर है और जिंक है, ये कॉपर ये और जिंक। कॉपर भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना है? 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। जिंक भी अपनी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है कि भाई जिंक पे क्या होता है? 30 एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें 3d10 और 4s2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 3d10 4s2। लेकिन ये Zn2 पॉजिटिव में है, इसका मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब क्या हो गया यहां पर? 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसका d देखो बेटा, क्या इसका d कंप्लीट है? क्या इसका d कंप्लीट है? इस तरह से अगर मैं d की यहां पर 5 डब्बे यहां पर d के बना रहा हूं इसके लिए, अब इसके 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर पूरे कंप्लीट हो गई डी। यहां पर क्या है? कंप्लीट है डी, कंप्लीट डी सब्शन, ठीक है, कंप्लीट डी सब्शन। यानी कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 होगी तो वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस बोला या फिर बोला उसने यहां पर कि ये व्हाइट कलर का है। क्या बोला? कि ZnSO4 व्हाइट कलर का है और कॉपर सल्फेट क्या है? कलरफुल। तो बेटा व्हाइट कलर और कलरलेस केमिस्ट्री में एक ही चीज है। तो यहां पर मैं बोलूं कि यहां पर डी ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कलरलेस है या फिर ये व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स है। जबकि अगर मैं यहां पर Cu2 पॉजिटिव की बात करता हूं तो Cu2 पॉजिटिव पे अपने पास क्या होगा बेटा? 3d9 वाली सिचुएशन होगी और 4s होगा 0, ठीक। अगर 3d9 को मैं यहां पर बना रहा हूं तुम्हारे सामने, ये d के डब्बे हैं 5 ऑर्बिटल इस तरह से। अब 3d9 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, है ना। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर भर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह रहे हैं, है ना। अगर मैं बोलूं यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1। तो यहां पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो क्या ये शो करेगा डी ट्रांजिशन? बिल्कुल बेटा, सो डी ट्रांजिशन। और अगर डी ट्रांजिशन शो कर रहा है, सो डी ट्रांजिशन, इसका मतलब है इसलिए ये कलरफुल कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये कलर बना रहा है, इसलिए ये कलर देता है। और कौन सा कलर देता है? CuSO4 ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ब्लू कलर। इसको समझ लीजिए कि यहां पर CuSO4 किस कलर का है? ब्लू कलर का है। अब तुम बोलोगे कि सर को कैसे पता चला यहां पर ब्लू कलर का है? तो उसकी ट्रिक्स तुम्हें बताता हूं मैं अभी, पहले इतना समझ में आया।
अब चलो बेटा नेक्स्ट हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह से हमें कोई भी कलर याद रखना है। उसके लिए मैं ट्रिक तुम्हें बता रहा हूं और ट्रिक यहां समझिएगा। आगे चलते हम, यहां पर हम समझ रहे हैं आयंस कलर, आयंस कलर है ना। इसके लिए क्या है बेटा, आयंस कलर के ट्रिक याद रखना है। अभी मैं ट्रिक्स तुम्हें बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमारे पास है बेटा। ठीक, अब कुछ आयंस हैं, कुछ आयंस हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक, और कुछ रहेंगे हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कुछ एलिमेंट अपने पास आयनिक फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे +2 ऑक्सीडेशन में अपने पास वेनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, वेरी क्रूअल मांगे फीस, कॉपी, नी, कंप्लीट, जाने दो, है ना, Zn 2 पॉजिटिव। इस तरह से ये अपने पास 2 पॉजिटिव वाले रहने वाले हैं और 3 पॉजिटिव वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास रहने वाले हैं बेटा। यहां पर ये साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फी। यहां पर हम आयरन तक ही पढ़ेंगे, ये आयरन तक ही पढ़ेंगे +3 वाले, ठीक है। और यहां पर वेनेडियम से लेकर जिंक तक। तो इसको याद रखने का तरीका, पहले मैं इसका कलर लिख लेता हूं, इनके कलर लिख लेते हैं। यहां पर इसका होता है बेटा वायलेट कलर, वायलेट, ब्लू, पिंक, ग्रीन, पिंक, ग्रीन, ब्लू और ये कलरलेस, कलरलेस। इसको हमने अभी भी समझा है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर इनका भी कलर देख लेते हैं, ट्रिक मैं बताऊंगा अभी, पहले इसका कलर देख लीजिएगा, ट्रिक अभी बताऊंगा। कलर अपने पास है, ये अपने पास कलरलेस, ठीक, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, वायलेट, वायलेट, और येलो। इस तरह से। तो ये हमने पहले कलर देख लिए यहां पर। अब इन कलर को किस तरह से याद रखना है, उसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा। यहां पर अगर मैं इसको याद रखने की ट्रिक देखता हूं, तो ये ट्रिक यहां पर है, वे बहुत पीते गए, वे बहुत पीते गए। फिर से पीते गए, बहुत सारा, यहां पर बहुत सारा, इस तरह से। तो किस तरह से याद रखना है, वे बहुत पीते गए बहुत सारा। तो ये हमने याद रखना है। वे मतलब वायलेट, वी फॉर वायलेट, बहुत बी ब्लू, पी मतलब पिंक, ग यानी जी ग्रीन, पी मतलब पिंक, गए मतलब ग्रीन, बहुत ब यानी कि ब्लू, और सारा मतलब यहां पर साफ, सा आ रहा है ना, यहां पर सा से याद रखो, साफ मतलब बिल्कुल कलरलेस, ठीक है। तो इसका याद हो गया अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उनका ये कलर होने वाला अपने पास, वे बहुत पीते गए बहुत सारा। इस तरह से हमने याद रखा। अब इस वाले को समझ लेते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका है, केयरलेस पर्सन
गेट, केयरलेस पर्सन गेट वेरी वेरी याहू, याहू, इस तरह से। अच्छा, इसका मतलब है केयरलेस, केयरलेस मतलब कलर, पर्सन मतलब पर्पल, गेट जी ग्रीन, वेरी वेरी वायलेट वायलेट, याहू मतलब येलो। अच्छा, याहू का मतलब होता है बेटा हैवान। क्या होता है? हैवान। अगर हम इसको समझें कि जो केयरलेस पर्सन होता है वो क्या धीरे फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे हैवान बन जाता है ना। केयरलेस पर्सन गेट वेरी वेरी याहू, यानी कि बहुत ज्यादा शैतान या फिर हैवान टाइप का हो जाता है। तो ये बस याद रखने का तरीका है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस याद रखने का तरीका समझ लीजिएगा कि भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों का क्या याद रखना है, वे बहुत पीते गए बहुत सारा, इस तरह से जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी उनका ये कलर रहने वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और जिनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उनका क्या रहेगा अपने पास, कलर केयरलेस पर्सन गेट वेरी वेरी याहू। ठीक है, इसका मतलब यहां पर केयरलेस का मतलब कलरलेस, पर्पल गेट मतलब ग्रीन, वेरी वेरी मतलब वायलेट वायलेट, और येलो मतलब याहू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये तुम बच्चों ने सबने याद रखना है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहां पर थोड़ा सा जो है, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पर, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इसमें स्टार पॉइंट यहां पर याद रखना है कि कुछ और भी हमारे यहां पर होते हैं, किस तरह से वो नेक्स्ट ट्रिक हमें याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, ग्रीन क्रो, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन ब्राउन। ये भी याद रखना बेटा, ये भी ट्रिक याद रखना थोड़ा सा अलग से। इसको कैसे याद रखना, ग्रीन, ग्रीन का मतलब है, इसको ग्रीन का मतलब कलर है, और क्रो मतलब क्रोमियम जब +2 में होगा, और फेरस ग्रीन क्रो फंसा, क्रो मतलब क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन, फंसा मतलब फेरस आयन +2 ऑक्सीडेशन में, तो वो भी ग्रीन होगा। ब्लू, ब्लू मतलब कलर, कप मतलब कॉपर आयन, कॉपर आयन ब्लू कलर का होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फेरिक ऑक्साइड ब्राउन ब्राउन, यहां पर बेटा Fe+3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, जो कि है ब्राउन कलर का। इस बात को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां पर तुम्हें Fe3 पॉजिटिव क्या दिख रहा है, येलो कलर का, लेकिन यहां पर Fe3 पॉजिटिव क्या है, ब्राउन कलर का। तो एक बात याद रखना, जब आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो उसका कलर हमेशा ब्राउन रहने वाला है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा अगर वो किसी दूसरे के साथ वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो उसका कलर येलो रहने वाला है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बात रह जाती है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं ब्लू कलर यहां पर कॉपर का है, कॉपर क्या है, ब्लू कलर का है। मैंने यहां पर भी देखा कि कॉपर +2 में ब्लू कलर है, लेकिन 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 यहीं पर अगर काफी इंपॉर्टेंट बात करें कि कॉपर ऑक्साइड है, CuO कॉपर ऑक्साइड, तो यहां पर अगर ऑक्सीजन के साथ कॉपर है तो यहां पर भी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन इसका कलर यहां पर क्या होगा, ब्लैक होगा। इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। जैसे मैं बात कर रहा हूं आयरन का ऑक्सीजन के साथ ब्राउन कलर का है, जैसे रस्ट होता है ना बेटा, रस्ट का है ये, रस्ट Fe2O3.H2O, तो ये रस्ट वाला फॉर्मूला बन जाता है जो कि अपने पास रेडिश ब्राउन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर आयरन अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन तुम बोल सकते हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन के अलावा किसी और के साथ है तो वो येलो कलर। सेम ऐसा ही है कि अगर कॉपर अपने पास ऑक्साइड फॉर्म में है और ऑक्साइड फॉर्म में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, तब उसका कलर ब्लैक होने वाला है। ब्लैक सॉलिड के तौर पे उसे जानते हैं, ब्लैक कलर उसका होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के अलावा वो किसी दूसरे के साथ होगा तब उसका कलर क्या होगा बेटा, ब्लू होगा, जैसे हमने यहां पर भी देखा।
तो इतनी बात समझ में आती है। तो ये कलर को याद करने के लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक अपने पास है, इसको समझ लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई, तो इससे आगे भी हम बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एक बात यहां पर करनी है कि ये तो अपने पास कलर हमने देख लिए हैं कि कॉम्प्लेक्स कौन कौन से कलर दिखाएंगे किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि मैग्नीज की बात करें, क्रोमियम की बात करें, मैग्नीज +7, क्रोमियम +6, वहां पर बेटा वो कलर तो दिखाते हैं लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यानी डी ट्रांजिशन शो नहीं करते, पर फिर भी कलर दिखाते हैं। उस चीज को समझते हैं हम नेक्स्ट पेज में। पहले इसको देख लीजिए, इसको छाप लीजिए। तो यहां पर ये चीजें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टार पॉइंट वाली बात है। स्टार पॉइंट अपने पास क्या है कि मैं यहां पर अगर लिख रहा हूं बेटा स्टार पॉइंट कि एक साइड में मैं लिख रहा हूं KMnO4, ठीक है, KMnO4, इसकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, और दूसरी साइड में लिख रहा हूं क्या K2Cr2O7, दोनों के अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं यहां पर अपने पास। लेकिन हम अगर देखें यहां पर मैग्नीज की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा Mn की, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी +7, और यहां पर अगर देखोगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी +6। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर मैं मैग्नीज की +7 की बात करता हूं तो मैग्नीज +7 में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, इसका 3d भी 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा 3d 5 और 4s 2 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन +7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन s से और 5 इलेक्ट्रॉन d से, तो ये पूरा का पूरा खाली हो गया। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर ये शो नहीं करेगा, नॉट शो dd ट्रांजिशन, ठीक है, नॉट शो dd ट्रांजिशन, ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। ऐसे अगर मैं यहां पर क्रोमियम की बात करता हूं तो क्रोमियम में भी यहां पर इस तरह से देखने को मिलेगा बेटा 3d 0 और 4s भी 0, ठीक है। इस यहां से भी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अगर यहां पर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है अपने पास 0, तो ये भी क्या करेगा, नॉट शो dd ट्रांजिशन, नॉट शो dd ट्रांजिशन, इस बात को समझ लेगा, नॉट शो dd ट्रांजिशन। लेकिन dd ट्रांजिशन तो शो नहीं कर रहे हैं, dd ट्रांजिशन तो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कलर शो करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जैसे अगर मैं बोलूं KMnO4 अपने पास क्या करता है, पिंक कलर, ठीक, या फिर पर्पल कलर शो करता है बेटा, पिंक पर्पल कलर इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम टाइट्रेशन में भी पढ़ते हैं। ब्यूरेट ट्यूब के अंदर अगर हम देखते हैं ब्यूरेट ट्यूब ना, तो उसमें क्या होता है, पिंक कलर का हम क्या करते हैं, KMnO4 की टाइट्रेशन करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी नीडल खोल के जो है ऑक्सैलिक एसिड के साथ उसका टाइट्रेशन करते हैं, है ना। तो यहां पर ये अपने पास पिंक कलर शो करता है, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और dd ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है। और यहां पर ये जो K2Cr2O7 है ये ऑरेंज कलर शो करता है, ऑरेंज कलर शो करता है, जबकि dd ट्रांजिशन शो नहीं कर रहा है और ना ही इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फिर कलर क्यों शो कर रहे हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स अपने पास एक्सेप्शन है बेटा, इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ये दो कंपाउंड क्या अपने पास एक्सेप्शन है। अगर कभी पूछा जाए इनके अलावा अगर कोई भी तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, बोला कि डी ब्लॉक का ये कलर शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी वो कलर शो करेगा। कौन कौन से कलर शो करेगा वो मैंने तुम्हें +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखा दिया है। लेकिन अगर ये वाले दो कंपाउंड्स आए कि ये कलर शो कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, और ना इसके पीछे कारण dd ट्रांजिशन होगा, क्योंकि होता ही नहीं है dd ट्रांजिशन। फिर क्या कारण है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां पर ये कलर शो करते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, क्या लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज या फिर आयन ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर और आयन ट्रांसफर, है ना, इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन वाली बात है बेटा,
कि ये फिर भी कलर शो कर रहे हैं, तो इस एक्सेप्शन वाली चीजों को याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं काफी इंपॉर्टेंट तौर पे। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीजें काफी अपने पास इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर कॉम्प्लेक्स वाली बातें कंप्लीट कर ली हैं। यहां तक हमारे पास चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है बेटा, यहां पर देखिएगा, देख लेते हैं जो हमने सबसे पहले शुरू करा। यहां पर पहला पेज, तो हमने कलर कॉम्प्लेक्स वाली बात तो कंप्लीट कर दी है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक नेचर। तो इस मैग्नेटिक नेचर को समझ लेते हैं आगे। मैग्नेटिक नेचर, यहां पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने पास जो है बेटा, वो है मैग्नेटिक नेचर। डी ब्लॉक एलिमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है या फिर मैग्नेटिक नेचर शो करता है। कौन सा मैग्नेटिक नेचर शो करता है, तो इसको समझ लीजिएगा। यहां पर दो मैग्नेटिक नेचर अपने पास होते हैं, दो मैग्नेटिक नेचर होते हैं। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर, और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक कौन होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 ना हो। इसका मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बेटा, प्रेजेंट हो, है ना, यानी कि प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ये बात याद रख लेना। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होगा या फिर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाएगा, वो डायमैग्नेटिक होगा अपने पास। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली बात है कि यहां पर समझिएगा कि यहां पर इंपॉर्टेंट बात रखने वाली क्या है। अगर उसने तुम्हें पूछा कि मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, या फिर मैग्नेटिक नेचर लिख सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर लिख सकता है, तो ये याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेटा वो तुम्हें पूछेगा कि किसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब अपने पास क्या पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिज्म पूछ रहा है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, क्योंकि डायमैग्नेटिक तो पूछेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, उसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोल दिया कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से भी मैग्नेटिक नेचर किसका ज्यादा है, तो वो मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करेगा किस पे, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दिया कि Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मान लीजिए ये। अच्छा, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अगर मैं बोलूं तो क्या ये 3d6 और 4s0 होने वाला है। 3d6 4s0 का मतलब है कि d ऑर्बिटल में हमने क्या बोलना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए बेटा, 1 2 3 4, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रह गए। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 4। यहां पर देखते हैं Fe3 पॉजिटिव की मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो यहां पर रह जाएगा 3d5 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकले हैं और 1 D से निकला, तो क्या रह जाएगा 3d5 4s0। अगर मैं इस 3d5 की बात करूं तो 3d5 में यहां पर 5 डब्बे अपने पास है, 5 ऑर्बिटल हैं और पांचों के पांचों अपने पास क्या है, अनपेयर्ड हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है, 5। अब मेरे को ये बताना बेटा इन दोनों में से किसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो किसका मैग्नेटिक, Fe3 पॉजिटिव का जो है मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा Fe2 पॉजिटिव से। तो हम इस तरह से एरो लगा दिया कि Fe3 पॉजिटिव ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर का है क्योंकि उसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, अपने पास मैग्नेटिक नेचर के रिगार्डिंग सारी बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ मैग्नेटिक नेचर के बाद यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उसको समझ लेते हैं। यहां पर स्टार्ट पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट।
मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू याद रखना बेटा अंडर रूट n+2 bm, bm भोर मैग्नेट्रॉन। bm क्या होगा? इसकी यूनिट होती है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की भोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर n क्या है? n तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिएगा कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, Fe में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। तो अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं इसका तो फॉर्मूला लग जाएगा n मतलब 4, फिर n बोले तो 4 + 2, इस तरह से अपने पास आएगा बोर मैग्नेट्रॉन। अगर मैं यहां पर बात करूं इसको निकालेंगे 6 और 24 हो जाएगा अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो अंडर रूट 24 में अपने पास क्या आ जाएगा? इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आएगा बेटा 4.8 के अप्रोक्सीमेटली। तो 4.8 bm यहां पर कर देना है इस तरह से। आई बात समझ में? ऐसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर जैसे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मैं निकालता हूं तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह से आ जाएगा? अंडर रूट n कितना यहां पर 5, फिर 5 + 2 और इस तरह से bm। अब ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 35 और अंडर रूट 35 को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर आएगा 5.8 के अप्रोक्सीमेटली बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो गया? इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी अपने पास निकल गया, ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चों को तो यहां पर फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा, कुछ बच्चों को क्या नहीं रहेगा बेटा? ये फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं कुछ बच्चों को तो एग्जाम के डर की वजह से, एग्जाम फोबिया होता है ना किसी को, तो एग्जाम फोबिया की वजह से जो है फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर फॉर्मूला भूल भी गए तब भी तुम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ठीक। तुम्हें याद क्या रखना है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें पता क्या रखना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर मैंने बात करी यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था उसमें मैंने क्या करा? जब मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला तो उसमें 0.8 ऐड कर दिया, यानी कि 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इसका आंसर 4.8 आया, इतना, ठीक। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो उस 5 में मैंने क्या करा? 0.8 ऐड कर दिया, तो वो 5.8 बोर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया। इसका मतलब है यहां पर यही ट्रिक है बेटा। आगे अगर मैं इसको समझ रहा हूं, यहां पर अगर ट्रिक, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो ट्रिक याद रख लेना बेटा कि अगर जितने अपने पास, अगर यहां पर ये ट्रिक याद रखना बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1 से लेकर 1 to 3 हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो? 1 से लेकर 3, तो फिर क्या ऐड करना है? ऐड करेंगे क्या? 0.7, ठीक है। मतलब उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 0.7 ऐड करना है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 4 से लेकर 5 इस तरह से हुआ, 4, 5 अगर हुआ है ना, यानी 4 और 5, तो फिर क्या ऐड करना है बेटा? ऐड करना है 0.8। जैसे हमने यहां पर देखा 0.8, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल वही आएगा, लगभग वही आंसर आएगा, कोई गलती नहीं होगी। इतना तो सिंपल सी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई है कि अगर फॉर्मूला याद ना भी रहे तो सिंपल सा तरीका लगा देना, ट्रिक लगा देना। वो किस तरह से? मान लीजिएगा यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि किसी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? बोलिए जल्दी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 0.7 ऐड कर दीजिए, 1.7 bm मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा। अच्छा, अगर मैंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बन जाएगा? 2.7 bm, ठीक। और मैंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बन जाएगा? 3.7 bm, इस तरह से, ठीक है। और अगर मैंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? 4, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 5। अब अपने पास अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा? 4.8, 5.8 बोर मैग्नेट्रॉन। ये काफी
इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा देना, ये ट्रिक है। अगर फॉर्मूला ना भी याद रहा तो ये ट्रिक है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक अगर आए, 1 to 3 अगर आए तो 0.7 ऐड करना है, 4 और 5 आए तो 0.8 ऐड करना है, तो लगभग उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। फिर अंडर रूट करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बच्चों को तो अंडर रूट में भी दिक्कत आ जाती है, आफत आ जाती है, तो वो नहीं निकाल पाते हैं आंसर। तो अब अंडर रूट निकालने का भी झंझट खत्म, अब फॉर्मूला याद रखने की भी झंझट खत्म। बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 0.7, 1 to 3, और अगर 4, 5 है तो 0.8 ऐड कर देना, तुम्हारे पास यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल जाएगा। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट कर दी हैं बेटा, 2 प्रॉपर्टीज तो अपने पास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें अपने पास कलर कॉम्प्लेक्स हो गया है, मैग्नेटिक नेचर हो गया है अपने पास। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक बात नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को शुरू करने से पहले, जो अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको शुरू करने से पहले यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बोल रहा हूं 0.7, 0.8 ऐड करना है, ये तभी ऐड करना है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ऐसे में आए, ठीक। अगर मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 0 है तो वहां पर फिर मैग्नेटिक मोमेंट में 0.7 मत कर देना। ये भी मैंने देखा है बच्चों के, है ना, कि बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और वहां पर 0.7 जो है मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा। एक बात याद रख लेना कि जैसे अगर मैंने यहां पर 0 रखा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना बेटा, इसलिए 0 के अलावा बात कर रहे हैं, 0 के अलावा बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा 1 to 3 में 0.7 ऐड करेंगे, 4 to 5 में 0.8 ऐड करेंगे। मैंने 0 नहीं लिखा है, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं 0.7, तो ये फिर 0.8, ये एक चीज गलत है, इसको अपने दिमाग से हटा देना बेटा। 0 वाली बात नहीं हो रही है, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तभी बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने पास ये है बेटा कि हमने यहां पर कलर कंपाउंड कर लिया, मैग्नेटिक नेचर कर लिया, अब है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन। कि डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं उसको समझ लेते हैं। यहां पर 2 इसके काफी इंपॉर्टेंट कारण हैं कि भाई हमें अगर बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं आगे, वहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करता है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ताकि वो लिगेंड से क्या ले सके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके। बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने की क्षमता रहती है या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल उसमें होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, लिगेंड से अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके या फिर लिगेंड्स का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला कारण यही है, हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, having vacant d orbital to accept electron pair of ligands। लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है बेटा, वैकेंट मतलब खाली डी ऑर्बिटल होती है, उसमें डी ऑर्बिटल खाली होती है जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी बात काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इनका स्मॉल साइज होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, छोटा स्मॉल साइज यहां पर होता है, स्मॉल साइज और हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है ना, या फिर हाईली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, यानी कि आयनिक इसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है इसका बेटा, हाई न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसका, ज्यादा होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा, ठीक। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को या लिगेंड्स को आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, लिगेंड्स को आसानी से पोलराइज कर जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो हाई पोलराइजिंग पावर, यहां पर पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि किसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर देना, खींच लेना। तो वो वही करता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहां पर कैटालिटिक फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टीज, है ना। यहां पर अगर देखें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट अपने पास है कैटालिटिक वाली। तो कैटालिटिक वाली को हम शुरू कर लेते हैं, कैटालिटिक वाली को देख लेते हैं। कैटालिटिक फॉर्मेशन नेक्स्ट है कैटलिस्ट, ठीक, कि डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव एज अ कैटलिस्ट, व्हाई, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव एज अ कैटलिस्ट, क्यों वो कैटलिस्ट की तरह डी ब्लॉक एलिमेंट बिहेव करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारी केमिकल जो रिएक्शंस हैं वहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव सो करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं अमोनिया फॉर्मेशन हाइपर प्रोसेस में जो है आयरन कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, ऐसे निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, ठीक है बेटा, है ना। जैसे आयरन की बात करें या फिर निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और ये कैटलिस्ट की तरह अगर बिहेव सो कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई आयरन तो अपने पास अमोनिया यानी कि हाइपर प्रोसेस में आता है और ये हाइड्रोजनेशंस, ठीक है ना, ये अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में जब हम बदलते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजनेशन में इन निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम का हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे। तो ये ज्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसका क्या कारण है, उसके क्या रीजन है, तो वो रीजन दो तीन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन है इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, दिखाते हैं, इस वजह से ये कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं। दूसरी बात, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आसानी से बदल देना। अपने आप वो कोई भी वहां पर पार्टिसिपेशन नहीं करता। जैसे मान लीजिए नाव है, तो नाव क्या करती है, नदी के इस किनारे वाले के सवारियों को उस किनारे तक लेके जाता है, पर नाव अपने आप उस किनारे नहीं जाता। इसका मतलब नाव क्या कर रही है, सवारियों को, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ बदल रही है। तो जितनी बड़ी नाव होगी उतना ज्यादा सवारी आएंगे और उतना ज्यादा सवारी यानी कि पास हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी नाव इतनी, इसका मतलब है जितना बड़ा कैटलिस्ट का सरफेस एरिया होगा उतना आसानी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या फिर उतना ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस पर आएंगे, चिपकेंगे और उतने ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देगा। इसका मतलब है सरफेस एरिया, कैटलिस्ट के सरफेस एरिया, है ना, कि इजीली सरफेस एरिया प्रोवाइड कर लेता है। डी ब्लॉक एलिमेंट सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, है ना। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, provide large surface area to the reactant molecules, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को लार्ज सरफेस एरिया देते हैं और इजीली प्रोवाइड कर देते हैं वो सरफेस एरिया। इस वजह से भी ये दूसरा कारण है कि ये कैटलिस्ट के तौर पे लिए जाते हैं। और नेक्स्ट जो तीसरा कारण है वो भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। वो कारण क्या है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब अपना कोई पार्टिसिपेशन उस रिएक्शन को नहीं दे रहे हैं। जैसे नाव मैंने बोली है ना, तो रिएक्टेंट यानी कि जो सवारी इधर हैं उनको केवल इधर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अपने आप प्रोडक्ट साइड नहीं जा रहा है, किसी रिएक्शन में अपने आप इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ना तो रिएक्टेंट की साइड मिक्स हो रहा है, ना प्रोडक्ट की साइड मिक्स हो रहा है। वो नाव वैसी की वैसी ही रह जा रही है, बस सवारियों को आर पार कराने के लिए बस। तो वैसे ही है कि कैटलिस्ट यहां पर क्या करता है, अपने आप अपना हिस्सा कोई भी रिएक्शन को नहीं देता है, केवल वो रिएक्शन को प्रोसीड करा देता है। यानी कि ये केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट इन नेचर,
इनर्ट इन नेचर। तो ये कुछ बातें हैं यहां पर कैटलिस्ट। केमिकली इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है बेटा नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव, है ना। वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में नहीं रिएक्ट करते हैं। केमिकली इनर्ट इन नेचर फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो केमिकली इनर्ट होते हैं। इस वजह से भी हम उनको कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं। तो ये होगी अपने पास 10 प्रॉपर्टीज। लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज अपने पास बची हुई हैं। अलॉय फॉर्मेशन, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने पास है अलॉयज फॉर्मेशन, कि डी ब्लॉक एलिमेंट अलॉय बनाते हैं। वो क्यों अलॉय बनाते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं बेटा। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, वो आपस में मिक्स कर जाते हैं। मिक्स कब करेंगे? जब क्या होंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो छोटे छोटे पार्टिकल ही क्या कर जाते हैं, अपने आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर अलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है स्मॉल साइज। क्या है बेटा? स्मॉल साइज के होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? स्मॉल साइज के। जब वो स्मॉल साइज के होते हैं तो वो जब आपस में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का जो क्रिस्टल बन रहा है या फिर क्रिस्टल लैटिस बन रहा है तो उस क्रिस्टल लैटिस में आसानी से चले जाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मान लीजिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस तरह से ये यहां पर एलिमेंट पर्टिकुलर रह रहे हैं। जिस जगह पे एलिमेंट रहता है वो उसका क्रिस्टल लैटिस होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है बेटा। सॉलिड स्टेट में जैसे हम बात करते हैं क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल को सॉलिड में पढ़ाया जाता है तो वहां पर अच्छे से आता है। ठीक, ऐसे हम सिंपल समझ लेते हैं कि जहां पर कोई एलिमेंट्स या फिर एटम है वो उसका क्रिस्टल लैटिस है। अब वो क्रिस्टल लैटिस, मैंने बोला कि सारे स्मॉल साइज के हैं और नियरली सिमिलर साइज। ये वाली बात, नियरली सिमिलर इन साइज, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया तो मैंने वहां पर बताया एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज में या तीसरा लेक्चर में मैंने बताया एटॉमिक साइज कि कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट लगभग एटॉमिक साइज सेम हो रहा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। वो पीछे तीसरा जो लेक्चर मैंने बताया है उसमें समझाया। तो या तो उनका स्मॉल साइज रहेगा या फिर उनका लगभग सिमिलर साइज रहेगा। जब उनका लगभग सिमिलर साइज है तो एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस पे आसानी से आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहां पर मान लीजिए ये व्हाइट वाले क्या हैं, कुछ एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं व्हाइट वाले। तो अब अगर मैंने बोला ये दूसरा वाला यहां पर जैसे पीले कलर का मैंने दूसरा एलिमेंट्स बना दिया, ठीक, वो भी इसी के साइज का है तो वो इसको इसके साथ आसानी से इस जगह पे आ जाते हैं। दूसरे भी स्मॉल साइज या नियरली सिमिलर साइज या फिर इधर से ये हट जाते हैं तो उसकी जगह पे वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक जो प्योर क्रिस्टल था अब उसमें और भी चीजें इंक्लूड होगी, और भी मेटल्स इंक्लूड हो गए हैं। इस वजह से एक मिक्सचर इसने बना दिया। क्या बन गया? मिक्सचर बन गया यहां पर, मिक्सचर ऑफ मेटल। और इस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा? अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉयज कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इस अलॉय के जैसे एग्जांपल अपने पास होता है बेटा, ब्रास हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर, स्टील की बात करते हैं, स्टील हो गया और एक्सेट्रा, इस तरह से। तो ये इसलिए जो है अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। इसका केवल एक कारण याद रखना है, स्मॉल साइज और या फिर नियरली सिमिलर साइज, जिसकी वजह से एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस पे आसानी से आ जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और यही इंपॉर्टेंट बात फिर जो है लास्ट जो प्रॉपर्टीज अपने पास हैं कॉम्प्लेक्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की, इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, वो भी यही चीज है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स। अब वो इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं उस चीज को समझ लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि यहां पर अपने पास ये है, ये अपने पास क्रिस्टल सिस्टम है, ये बीच में तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये एटम, ये अपने पास सारे एटम है, स्फेरिकल एटम। इसके बीच में क्या है? छोटा सा हिस्सा है। क्या है इसके बीच में? छोटा सा हिस्सा। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। क्या बोलते हैं इसमें? जैसे मैंने बोला ये स्फेरिकल एटम है, स्फेरिकल एटम है ये, तो इसके बीच में क्या ये
ये स्पेस बच रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट ऑफ क्रिस्टल। इंटरस्टिशियल साइट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट है। तो इस इंटरस्टिशियल साइट पे कौन आएगा? क्या ये छोटी छोटी साइट होगी ना बीच बीच में, जैसे एटम अरेंज हो रखे हैं अपने स्फेरिकल ज्योमेट्री, तो बीच बीच में क्या आएंगे? छोटे छोटे गैप आएंगे, एयर स्पेस आएंगे क्रिस्टल के अंदर। उन स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। अब मैंने बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरह से, अगर ये मैंने बोला यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स अरेंज हो गए, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अरेंज हो गए, तो इनके अंदर क्या होंगे? इंटरस्टिशियल साइट होंगे, और ये बहुत स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटी छोटी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज के छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर केवल छोटे छोटे एटम आ पाएंगे। अब वो छोटे छोटे एटम जैसे स्मॉल एटम यहां पर आएंगे, इन जगहों पे कौन आएगा बेटा? स्मॉल एटम। स्मॉल एटम जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन स्मॉल एटम है बेटा, है ना, हाइड्रोजन स्मॉल एटम हो गया। या फिर जो अपने पास सेकंड पीरियड है अपने पास, ठीक है, वो सेकंड पीरियड अपने पास पी ब्लॉक का सेकंड पीरियड जैसे अपने पास बात कर ली, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो ये अपने पास स्मॉल साइज के होते हैं ना बेटा। तो ये अपने पास स्मॉल साइज के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन सबसे स्मॉल होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर साइज की बात करें तो बोरोन, इस तरह से कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, सबसे छोटा फ्लोरीन, इस तरह से। तो ये बहुत स्मॉल साइज के हैं, ये स्मॉल साइज के हाइड्रोजन, और फिर ये सेकंड पीरियड पी ब्लॉक का याद रखना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये स्मॉल साइज के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये स्मॉल साइज के एलिमेंट्स, जैसे मैंने बोला यहाँ से बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन क्या है? बहुत स्मॉल साइज का, तो वो स्मॉल साइज वाला इस जगह पे आसानी से चल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, उनके इंटरस्टिशियल साइड पर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट चले जाते हैं, और तब वो इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड पे स्मॉल स्मॉल एटम जब चले जाते हैं या फिर एलिमेंट चले जाते हैं, तो बोला कि एक जो कॉम्प्लेक्स बना, अब वो इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड की वजह से इसको इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहां पर रीजन क्या लिख देंगे, ठीक है, कि स्मॉल साइज एलिमेंट्स, स्मॉल साइज एटम एंटर in interstitial site, interstitial site of crystal lattice of transition element, transition या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, and form interstitial compound, interstitial compound, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें समझ में आ गई अपने पास। तो ये अपने पूरी की पूरी 12 की 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। देख लेते हैं एक बार, जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहला पेज अगर बात करें तो यहां पर अपने पास सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कलर, तो हमने यहां पर 7 प्रॉपर्टीज कलर डाली है। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर 8 प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद 8 प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक नेचर है। मैग्नेटिक नेचर हमने नेक्स्ट पेज पे देखा है, यहां पर भी नहीं, नेक्स्ट पेज पे यहां पर, तो ये 8 प्रॉपर्टीज हो जाएगी मैग्नेटिक नेचर की। और फिर हमने नेक्स्ट यहां पर पढ़ा है मैग्नेटिक नेचर, तो मैग्नेटिक ये मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर के अंदर ही मैग्नेटिक मूवमेंट आता है बेटा। फिर ये कॉम्प्लेक्स 9 प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। एंड नेक्स्ट अपने पास जो है अलॉय फॉर्मेशन, यहां पर 10 प्रॉपर्टीज हो गई, 10वीं प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और 11वीं जो प्रॉपर्टीज अपने पास है, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी छूट गई, यहां पर 10वीं प्रॉपर्टीज कैटालिस्ट वाली हो जाएगी, 10वीं प्रॉपर्टीज कैटालिस्ट वाली हो जाएगी। और आगे ये अलॉय फॉर्मेशन 11वीं प्रॉपर्टीज हो जाएगी बेटा अपने पास। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज 12 प्रॉपर्टीज 12वीं जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो जाएगी। तो ठीक है बेटा, इतना हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। कोई भी डाउट
फिजिकल प्रॉपर्टीज से अगर तुम्हारा होगा तो कमेंट में जरूर करना, मैं उनका आंसर देने का प्रयास करूंगा तुम्हें, और जरूर आंसर तुम्हें मिलेगा बेटा। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जाएंगे KMnO4 और K2Cr2O7, जो अपने पास एक्सेप्शनली कलर शो कर रहे थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और बैलेंसिंग रिएक्शन को देखेंगे। इतना हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंप्लीट हो गया 4 लेक्चर तक। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, नहीं? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।